हाँ ओके। Today we'll start off with another chapter of biology, which is movement of substances into and out of the cell. अब सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस किस चीज के थ्रू होंगी? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होंगी, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। और हमने तीन प्रोसेसेस को यहाँ स्टडी करना है आज: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो मूवमेंट होगी अक्रॉस किसके? मेम्ब्रेन्स के। All cells are surrounded by a cell membrane which is partially permeable. Partially permeable का क्या मतलब होता है? It can only allow some substances to come inside. हर चीज को अंदर आने नहीं देती। जैसे अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, सेल वॉल इज फुली परमिएबल। जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसने अंदर बाहर जाना जाओ। पार्शली परमिएबल सिलेक्टिवली कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती, जैसे यू कैन सी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं। सॉल्ट मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सो मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वाटर कैन मूव आउट बाय ऑस्मोसिस। तुमने एक, दो और तीन मेथड्स को पढ़ना है। मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और वाटर का इन एंड आउट मूव के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। So, cell membrane is actually responsible for regulating what comes into or out of the cell because of its partially permeable nature. Extracellular space से intracellular space के अंदर कौन सी substances आनी है, that is all depending on what the membrane is going to let inside. So first let's talk about some definition. Diffusion क्या होती है? Diffusion is the net movement of particles down a concentration gradient from a higher concentration to a region of lower concentration, and it occurs as a random movement of particle. अगर आप कमरे के एक कोने में परफ्यूम यूज करते हो, थोड़ी देर बाद आप यहाँ खड़े हो, अगले बंदा वो दूर खड़ा है, उसको भी थोड़ी देर बाद स्मेल तो आ जाएगी, क्योंकि आपने जहां परफ्यूम लगाया दैट रीजन हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और उस बंदे के पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परफ्यूम थी। तो परफ्यूम की जो स्मेल थी वो कैसे स्प्रेड हुई है? फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। Osmosis, on the other hand, is the net movement of water molecules down a concentration gradient from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a partially permeable membrane such as the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ऑस्मोसिस के, when molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Osmosis के, when water moves from a region of higher water potential to a region of lower water potential. जहां ज्यादा पानी होगा वहां से इट्स गोना मूव टू अ रीजन जहां पे ऑलरेडी कम पानी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उलट है। इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लो टू हाई जाता है, मतलब जहां पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की हाई है और जहां पे लो है, ये लो से हाई जाएगा, बिल्कुल उलट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अलोंग द ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ये डाउन द ग्रेडियंट, हाई टू लो। बट इफ यू गोइंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट, उसका मतलब होता है लो टू हाई। और अगेंस्ट जाना ना, इट इज गोइंग टू रिक्वायर सम एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन एज वेल, एज द मॉलिक्यूल्स विल नॉट नेचुरली मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। The word active tells us that yes, energy was used in this process. Active transport works by using carrier proteins which are embedded in the cell membrane to pick up specific molecules and take them through the cell membrane against the concentration gradient. तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन की। यहाँ पे यू कैन सी दैट ये जो सारे ब्लू पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे एक हाई कॉन्सेंट्रेशन पे हैं और यहाँ पे इनकी तकरीबन जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, लो है। तो मॉलिक्यूल्स ने अप टू डाउन मूव करना है, गॉट इट, थ्रू दिस मेम्ब्रेन। समझ आ गई? जी। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे जीरो थे। थोड़ी देर बाद अब वो मूव होना शुरू हुए, तो यहाँ पे रह गए 70 मॉलिक्यूल्स, वहां पे हो गए 30 मॉलिक्यूल्स, अभी भी और करनी है। जब तक दोनों तरफ 50-50 नहीं हो जाते, दिस डिफ्यूजन इज कीप गोइंग टू हैपन थ्रू द मेम्ब्रेन। Higher to lower concentration particles they move till the point equilibrium is actually reached. So you can see that how the particles move from a region of higher concentration to a region of lower concentration down the concentration gradient until the point जब तक आपके पास एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Osmosis, on the other hand, is the movement of water molecules through a partially permeable membrane. Osmosis एक बिल्कुल उलट चीज है, and this is only related to water.
So can you tell me what is diffusion first? और फिर मैं आगे बढ़ूंगा. How do you define diffusion? Diffusion is the movement of particles and water from a high concentration to a low concentration down the concentration gradient. Good. Or osmosis is a diffusion of water basically from a high concentration to a low concentration down the concentration gradient. Osmosis है पानी की movement and diffusion is the बिल्कुल. particles movement. Good job. ठीक है. लेकिन पानी का डिफ्यूजन भी कह सकते हैं नहीं? क्या चीज? पानी का डिफ्यूजन कह सकते हैं नहीं? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हाँ, ऑफ वाटर osmosis basically थ्रू diffusion. एसएमआई वेबल मेम्ब्रेन. Exactly. Good. ओके. The disease, that is, that can afflict aquarium fish. I will never forget the first time my fish caught ick. Well, it's called ick, it stands for this. So, ick it is. It's actually caused by a protist, a parasitic one. In our ecology video, we talk about parasites and how parasites benefit while causing harm to their host. And in my case, it was all of my beloved fish. Well, okay, technically it affected Gertrude first, but then it spread because it is a contagious disease in fish. It typically causes these white dots. It gets on their fins, on their bodies, on their gills, all over. It can even be lethal if not treated. So it's bad news, and being a guppy enthusiast, I was really worried about all of my guppies. This is not a video about parasites. This is a video about diffusion. So you're probably wondering, how is she going to connect diffusion to this parasitic protist disease? Well, it's because of the treatment. You see, there is a commonly purchased treatment for the disease of ick. One common treatment option contains an antiparasitic called methylene blue. Its name is not misleading, it is quite blue. The directions on the back of the medication outlined how many drops to add per gallons of water. And I watched and tried to encourage my fish to swim towards the medicine. But they were panicked, maybe because a portion of their water was changed. So when you add a color in water, क्या होता है? अब जैसे उसने एक्वेरियम के अंदर ये ब्लू मेडिसिन डाली है, फिशेस तो उसकी तरफ मूव नहीं करी, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये जो आपने ब्लू मेडिसिन ऐड की है, ये थोड़ी देर में पूरे एक्वेरियम में स्प्रेड हो जाएगी. और क्यों स्प्रेड होगी? कैन यू टेल मी? क्या हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन जा रही है एग्जैक्टली. अभी बेसिकली. उस लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर उसकी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है. आहिस्ता आहिस्ता दैट होल केमिकल इज गोइंग टू मूव थ्रू आउट द एक्वेरियम बाय डिफ्यूजन, और वो फिशेस तक भी पहुंच जाएगी. Changing colors, but also probably because of the kid trying to get their attention to swim towards the medicine. But you know what I didn't know then? I didn't need them to swim over there. The blue drops would spread on their own in a process known as diffusion. Diffusion is when the net movement of a substance travels down its concentration gradient. That means it moves from a high concentration to a low concentration. When the methylene blue drops were added into the water, they didn't just sit there. The molecules traveled in the water through diffusion. The high concentration of molecules, which is where they were dropped, spread to areas of low concentration in the water. Pretty soon, the water had a uniformly blue appearance as the molecules eventually are evenly dispersed. This was very important for treating my fish because the treatment reached all of them, and they soon got better. Diffusion doesn't just happen in water. For example, it occurs if you spray an air freshener in the air. The net movement of molecules travels from an area of high concentration of the air freshener to a low concentration of the air freshener. Pretty soon, it's likely others would smell the air freshener, even if they were quite a distance away. Now, I want to mention two important points. First, we say net movement because that's the overall movement. But it doesn't mean that the molecules can't move around the other direction, and it doesn't mean that the molecules eventually stop moving either. The molecules are continuously moving, even when equilibrium is reached. इसलिए ये बात आपको डेफिनेशन भी होती है. तो डेफिनेशन पूरी अगर हम करें, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. क्योंकि पार्टिकल्स तो हर वक्त मूव कर रहे हैं रैंडमली. वो रैंडमली मूव करते करते ही हाई टू लो हो जाएंगे. ना आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, ना आपको कोई एफर्ट प्रोवाइड करनी पड़ी, वो खुद हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन गए. तो पूरी डेफिनेशन क्या है? इट्स द नेट मूवमेंट ऑफ molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration as a result of random movement. Got it? जी. Good. So if we now talk about osmosis, osmosis भी क्या है? It's the movement of water molecules down a concentration gradient.
अब एक तरफ मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बहुत कम है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है क्योंकि सोल्यूट ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होने का मतलब है दैट वाटर पोटेंशियल इज हायर। सो डोंट कंफ्यूज कि कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बात हो रही है। ये जो सी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सोल्यूट। तो उलट होता है, जितना कम सोल्यूट होता है उतनी ज्यादा वाटर पोटेंशियल होती है। तो आपके पास मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। चाहे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा, लेकिन याद रखो पानी, वाटर इज लेस एंड मेनी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कांट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो आपको वाटर ही मूव करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बैलेंस इट आउट। अब एक तरफ सोल्यूट और वाटर है, ठीक है, ये ग्रीन पार्टिकल्स क्या हैं, सोल्यूट के, और ब्लू पार्टिकल्स हैं वाटर के। बेशक टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 100 है। अब आपको अगर सोल्यूट को बैलेंस करना है, कैसे करोगे? सोल्यूट तो आप इधर ला नहीं सकते उठा के, तो आप एक उल्टा काम करो, आप वाटर उधर ले जाओ। गॉट इट? हाँ, रेशियो की बात है नहीं। रेशियो की बात है, लेफ्ट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम्म। सोल्यूट कम है, राइट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है। लेकिन जहाँ पे ज्यादा है वहां पे वाटर कम है, और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है ना, वहाँ वाटर आप देखो कितना ज्यादा है। अब बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ये ग्रीन वाला सोल्यूट भी थोड़ा सा इधर ले आओ, वो आ नहीं सकता, क्यों? बिकॉज दे आर वेरी लार्ज टू पार्शली पास। मेम्ब्रेन में। एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपसे कभी कभार ज्यादा जूस डल जाए या ज्यादा कोई शरबत या कुछ डल जाए, आप कैसे बैलेंस करते हो, पानी ऊपर और डाल देते हो ना, ताकि मिठास कम हो जाए उसकी। यही काम हमने यहाँ भी करना है। इंस्टेड ऑफ मूविंग सोल्यूट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मैं वाटर उधर भेज देता हूँ उसके पास, और क्योंकि यहाँ पे वाटर ऑलरेडी सोल्यूट के हिसाब से काफी है, वी कैन सेंड द वाटर बिकॉज वाटर इज एबल टू पास थ्रू द पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। गॉट इट? जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, द रूट हेयर सेल्स इन प्लांट्स। रूट हेयर सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो क्या करते हैं, अब सॉइल के अंदर, ठीक है, आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्लांट रह चुका है और प्लांट के अंदर ऑलरेडी जो आयंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट कहता है और चाहिए। तो अब फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इनसाइड जहाँ पे ऑलरेडी हायर होती है, वहां से भी रूट हेयर सेल अगेन एब्जॉर्ब्स मोर आयंस थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे उलट काम करने में ना उसको एनर्जी लगेगी, विच वी कॉल एज एटीपी। ATP is the molecule that is going to provide energy for this active transport to actually happen. So यहाँ पे अगर हम देखें, डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों है? पैसिव का मतलब होता है नो एनर्जी रिक्वायर्ड। बट इफ यू लुक नेचुरली। एट एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन क्या था, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, लेकिन ATP क्या है कि जहां पे लो था वहां से आप उसको वहीं पे ला रहे हो वेयर द ऑलरेडी द कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ मूवमेंट? पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। रिमेंबर, द बिगर अ सेल or the structure is, the smaller would be its surface area to volume ratio is, slowing down the rate at which the substances can move across its surface. याद रखें, जितना स्मॉल सरफेस एरिया होगा उतना कम डिफ्यूजन का रेट होगा, बट व्हेन यू हैव अ लार्जर सरफेस एरिया, faster would be the rate of diffusion, osmosis and active transport and everything। क्योंकि जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे जहां पे एक्सचेंज हो सकता है सब्सटेंसेस का। मैनी सेल्स विच आर अडॉप्टेड फॉर डिफ्यूजन हैव इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, जैसे रूट हेयर सेल्स है। रूट हेयर सेल एक नॉर्मल प्लांट सेल नहीं है, रूट हेयर सेल एक ऐसा सेल है जिसकी आगे एलंगेशन हुई है पूरी। अब इस एलंगेशन की वजह से यू कैन सी इट्स अ हाई सरफेस एरिया। ये है रूट हेयर सेल्स की अडेप्टेशन। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल प्लांट सेल। रूट हेयर सेल इज अ स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल which has a very high surface area due to this root hair, जो कि easily absorb कर सकते water through osmosis and mineral ions through active transport from the soil। You can see the diagram of a root hair cell। Due to this area, ये वाला जो area है, this area provides the high surface area to volume ratio in order to absorb maximum water molecules and maximum mineral ions। इसी तरह माइक्रोविलाय होते हैं आपके पास इंटेस्टाइन के अंदर। जो माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, बिकॉज दे वांट टू डू मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, they also have a very large surface area so they can absorb all of the useful substances back into the body। Distance is the second factor that affects the rate of diffusion। Smaller the distance,
faster would be the diffusion. आप खुद सोचो, जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, उतनी जल्दी होगा। ठीक है, कम डिस्टेंस लगेगा तो कम टाइम लगेगा, मतलब कि आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट वुड बी फास्टर एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड कैपिलरीज हैव ओनली अ 7 माइक्रोमीटर थिन वॉल, मतलब कि ये तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, इसलिए बड़ी तेजी से लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं एंड द कैपिलरीज दैट आर सराउंडिंग द कैपिलरीज क्विकली एक्सचेंज ऑल ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ वेरी फास्टर रेट, बिकॉज एल्वियोलाई की भी थिन वॉल्स होती हैं और कैपिलरीज की बहुत थिन वॉल्स होती है। तो जितनी थिन वॉल्स होंगी, जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा, उतना कम टाइम लगेगा एंड फास्टर वुड बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। एनर्जी भी कम होगा। किसका? एनर्जी, वो एनर्जी नीडेड तो यहाँ पे एनर्जी तो चाहिए नहीं डिफ्यूजन में। हाँ दे तो सिंपल डिफ्यूजन। ओके। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर, द फास्टर वुड बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हायर द टेम्परेचर, फास्टर द मॉलिक्यूल्स मूव एज दे हैव मोर एनर्जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, उनकी स्पीड बढ़ेगी एंड दे आर गोइंग टू पास थ्रू मोर। This results in more collisions against the cell membrane and therefore a faster rate of movement across them as well. So you can see high movement कब होगी? जब आप high temperature provide करोगे, तो वही random movement देखो already हो रही है। Diffusion is a passive process. You are just increasing the speed of that movement. Fourth factor होता है concentration gradient. Concentration gradient क्या है? Let's say मैं ना दो यहाँ पे सिनेरियोज आपको ड्रॉ करके बताऊंगा एंड यू हैव टू टेल मी कहाँ पे ज्यादा ग्रेडियंट है। दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी। ये है आपके पास डायग्राम 1 एंड दिस इज योर डायग्राम नंबर 2। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट पे मॉलिक्यूल्स हैं 70 और राइट पे हैं 30, और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे हैं 55 और राइट पे हैं 45। दोनों में मूवमेंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होनी है? कैन यू टेल मी दोनों डायग्राम्स में? डायग्राम 1 में तो ए से बी होगा 50-50 तक। इधर ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा। और एंड डायग्राम 2 नंबर में? 2 पे, हाँ डायग्राम 2 में ए से बी दोबारा से होगा लेकिन सिर्फ 5 ही होंगे, तो ग्रेडियंट उधर कम है। ग्रेडियंट और डिफरेंस किस में ज्यादा है? there's a greater difference of 1। so the greater the रेशियो की difference बात in है। the concentrations of either side of the membrane, रेशियो बोल लो, ठीक है, रेशियो भी सही है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों साइड्स में, फास्टर मूवमेंट वुड अक्रॉस इट विल occur, बिकॉज वो क्रिटिकल स्टेज है। जितना क्रिटिकल सीन है उतनी फास्टर आपके पास डिफ्यूजन होगी। दिस इज बिकॉज ऑन द साइड विद द हायर कॉन्सेंट्रेशन, मोर रैंडम कोलिजन्स अगेंस्ट द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू अकर। So what are the different factors that affect diffusion rate? Higher temperature means they are going to diffuse faster. Larger surface area, again, they will diffuse faster. Higher gradient means they will diffuse faster. Smaller particles होंगे तो भी diffuse faster करेंगे, और diffusion medium के ऊपर भी कभी बार वो depend कर रहा होता है। So are the three processes clear? जी। Good. So can you tell me what are the different factors that affect diffusion? और टेम्परेचर, हाइड टेम्परेचर, the higher kinetic energy of particles, higher movement gonna be, overall surface area, the more surface area the greater the rate of reaction will be. Mm-hmm. Good job. To the new series, Know the Differences. So in this series, I'll be looking at important terms that you really ये नहीं देखना है, इधर गया वो। Okay. In today's video, we're looking at diffusion. So we're going to cover what diffusion is and how it works, how it applies to cell membranes, and finally, the different factors that affect its rate. Now, the key idea to this entire topic is that if molecules are left alone, they'll move about randomly. And this means that if we have a group of molecules all bunched up together in one place, like we do here, then over time they'll slowly spread out due to their random motion, until they're pretty evenly distributed among all of the space that they have. We call this process of spreading out diffusion. And the definition that you want to remember is that diffusion is the net movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Or in other words, the particles will move from where they're all bunched up
which we can think of as a high concentration of particles, to where they're more spread out, which we describe as a low concentration. Also, when we use the term net movement, all we mean is the movement of all of the particles considered together as a group. For example, if we replay our animation again, we can see that because each particle is moving randomly, sometimes individual particles do move closer together. But overall, if we consider them all as a group, then they are always spreading out. It's also important to know that diffusion can happen in both gases and liquids. For example, if you spray perfume, it quickly diffuses across the whole room so that you can smell it everywhere. Or if you put some food colouring in a beaker of water, it will diffuse through the water until the whole glass is the same colour. The next thing we need to look at is the idea that diffusion can also take place through some materials, such as cell membranes. For example, let's imagine that on the left we have the inside of a cell, on the right we have the outside of the cell, and this barrier in between is a cell membrane. We call membranes like this partially permeable, which means that only some molecules are able to diffuse through them. Generally, only very small molecules that are dissolved in a fluid inside or outside the cell can diffuse through. For example, things like water, glucose, and amino acids. Whereas larger molecules can't fit through the membrane because they're too big. Examples of these larger molecules would be things like proteins and starch. Another thing to point out here is diffusion is a passive process. This means that it doesn't require any energy from the cell. It's just the random movement of the particles themselves that results in diffusion. So now that we know what diffusion is, let's run through the 3 factors that affect the rate of diffusion. The first is the concentration gradient, which is just the difference in concentration between 2 places. For example, if we look at these 2 boxes, in both cases there are more particles on the left side than the right side. So the particles will diffuse from left to right. However, the particles in the top box will diffuse across to the right more quickly because there's a bigger difference in the concentrations on either side. Or in other words, there's a bigger concentration gradient. So to summarize this point, the larger the concentration gradient between 2 places, the higher the rate of diffusion will be. The next factor is temperature, which is important because higher temperatures give the particles more energy. And this means that all the particles will move around faster, and so overall they'll diffuse more quickly. So a higher temperature means a higher rate of diffusion. The last factor is the surface area. And the rule here is that the larger the surface area, the higher the rate of diffusion. To see why, imagine that we have these 2 boxes. They both have the same volume, but the bottom one has a much larger surface area. This means that a lot more particles can fit around its surface. And so at any point in time, more particles could be diffusing in and out at once. So overall, we'll get a higher rate of diffusion across a larger surface area. Anyway, that's everything for this video. So are all the factors clear now? जी So now we are going to look at a paper number 2 में जो आपकी practical investigation आती है for diffusion and for osmosis. Diffusion in non-living system हम कैसे देख सकते हैं? Non-living system क्या होता है? Laboratory के अंदर, lab के अंदर हम कैसे investigate कर सकते हैं और आप कैसे prove करोगे diffusion happens? Take a crystals of potassium permanganate जिनका purple color होता है and add them to water. The potassium permanganate particles will diffuse with solvent particles and move from an areas of higher concentration to lower concentration, diffusing throughout the solvent. The potassium permanganate particles will be less concentrated in one place in the end, so the color will not be as deep. तो आप वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स डाल दो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि उसके करीब करीब एरियाज में उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन होती जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर सबसे कम यहाँ होगी और थोड़ी देर बाद तो
पूरा का पूरा वो स्प्रेड हो जाएगा इवनली। एंड इफ यू वांट टू सी डिफ्यूजन इन अ लिविंग सिस्टम, आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द एल्वियोलाई। आपके जो लंग्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, ये होते हैं एयर सैक्स, ठीक है। इन एयर सैक्स के इर्द गिर्द गुजरी होती हैं आपके पास कैपिलरीज। इन ऑक्सीजन के अंदर आता है, इन एल्वियोलाई के अंदर आता है फ्रेश ऑक्सीजन, और कैपिलरीज बॉडी से लाती है कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन कैसे होती है कि हमने कैपिलरीज से एल्वियोलाई को वापस करनी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भेजनी है कैपिलरीज के अंदर। दिस इज हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट डिफ्यूजन इन लिविंग सिस्टम एज वेल। So the oxygen will diffuse out of the alveoli down the concentration gradient. Got it? ऑक्सीजन कैपिलरीज में चले जाएगा डिफ्यूज आउट होकर, और जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आया दैट इज गोइंग बैक टू द लंग्स ताकि वो भी ऑक्सीजनेट हो जाए दोबारा से। सो सेम टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होता रहता है। दिस इज हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट डिफ्यूजन इन लिविंग थिंग्स। ऑस्मोसिस को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इन नॉन लिविंग थिंग्स? टेक अ विस्किंग ट्यूबिंग बैग which is partially permeable, fill it with sucrose solution and place it in a beaker of water. आप एक बीकर ले लो, उसके अंदर एक विस्किंग ट्यूबिंग ऐड कर दो। ये जो विस्किंग ट्यूब होती है ना, दिस इज वेरी मच परमिएबल, ये पार्शली परमिएबल होती है। और आप इर्द गिर्द सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट डाल दो सुक्रोज बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा कि जो सोल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा। एंड देन यू कैन मेजर, और आप विस्किंग ट्यूबिंग का डायमीटर देख सकते हो कि किस तरह से जो विस्किंग ट्यूबिंग का डायमीटर होता है वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। लेट्स से अगर वाटर पोटेंशियल इज हायर आउटसाइड तो क्या होगा? water is going to move inside and the size of the whisking tubing is going to increase। तो इस तरह करके आप ऑस्मोसिस डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। फिर आप इस बीकर के अंदर डाल दो एड सम सोल्यूट इन द बीकर, एंड व्हेन यू ऐड सोल्यूट इन द बीकर, बीकर की वाटर पोटेंशियल को क्या होगा? लो हो जाएगी। मतलब कि पानी फिर कहाँ से मूव करेगा? विस्किंग ट्यूबिंग से बीकर में मूव करेगा। तो कैन यू टेल मी तब विस्किंग ट्यूबिंग के साइज को क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? डिक्रीज, ओके, हाँ डिक्रीज हो गया, कम हो क्यों गया, होगा हाँ। डिक्रीज? उधर क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी किधर कम हो जाएगी? इनसाइड वो ट्यूब में। इनसाइड कम क्यों हो जाएगी? उधर से बाहर नहीं जा रहा है पानी। बाहर वाटर पोटेंशियल कम था, अंदर ज्यादा था, ठीक है। तो हाँ पानी हाँ, तो बाहर जाएगा, ट्यूब फिर का उसका मास कम होगा। पानी बाहर जा रहा है ट्यूब से, नहीं? ये पूरी सीक्वेंस बतानी है पेपर में, डायरेक्ट आंसर नहीं देना डिक्रीज हो गया अंदर है। ये छोटे आंसर्स नहीं हाँ, चलने। ओके। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दीस आंसर्स अगेन एंड ही इज गोना गिव यू जीरो। यू हैव टू टेल द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है, बाहर वाटर पोटेंशियल कम है। विस्किंग ट्यूबिंग हैज लेस सोल्यूट, हायर वाटर पोटेंशियल, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगी? हाई से लो वाटर पोटेंशियल। गॉट इट? ओके। हाउ आर यू गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑस्मोसिस इन अ लिविंग सिस्टम? आप सिलेंडर्स कट कर लो पोटैटो के, ठीक है, और कुछ को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दो, कुछ को सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दो। सुक्रोज सॉल्यूशन की खास बात यह है कि उसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा। और डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप डालोगे, डिस्टिल्ड वाटर में वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा क्योंकि इट्स जस्ट वाटर। तो जब आप चिप्स को, आप चिप्स काट रहे हो ना, फ्रेंच फ्राइज काटते हैं जैसे पोटैटो के, आप उनको पहले डालो सुक्रोज सॉल्यूशन में। तो कैन यू टेल मी वुड द वाटर मूव इनसाइड द पोटैटोज और आउटसाइड द पोटैटो? तब कम सल्यूट है। हमने उसको सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दी पोटैटोज को, सुक्रोज सॉल्यूशन में सुक्रोज मतलब ज्यादा है और वाटर कम है, तो पानी पोटैटो के अंदर जाएगा या पोटैटो से बाहर आएगा? बाहर जाएगा। क्या आएगा? अंदर जाएगा लेकिन कम, मतलब अंदर इतना क्यों नहीं। जाएगा भाई? सुक्रोज सॉल्यूशन हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल, हाँ, ओके, तो बाहर जाएगा, हाँ। तो पोटैटो से बाहर जाएगा ना पानी, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप डालोगे, डिस्टिल्ड वाटर हैज अ हाई वाटर पोटेंशियल, मतलब कि पोटैटो में कम होगी, देन द वाटर इज तो गोइंग अंदर टू जाएगा। मूव इनसाइड। एग्जैक्टली, सिंपल सा तरीका है। यू हैव टू वेयर द पोटैटो सिलेंडर्स, उनका आप इनिशियल वेट ले लो, और फिर 10 से 20 मिनट के बाद आप उनका फाइनल वेट ले लेना दोनों के अंदर। डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो पानी पोटैटो के अंदर जाएगा फ्रॉम हाई टू लो वाटर में, तो उसका मास बढ़ जाएगा, और सुक्रोज में उसका मास कम हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएंगे ना। दे बिकम फ्लैसिड मतलब लूज से हो जाते हैं व्हेन दे डिक्रीज देयर मास एंड ऑल ऑफ दैट। वो होगा आपका सुक्रोज सॉल्यूशन में।
क्योंकि सुक्रोज की लोअर वाटर पोटेंशियल है, पोटैटो से बेचारा पानी बाहर जाएगा सुक्रोज की तरफ, क्योंकि सुक्रोज में कम पानी है, तो ये बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएंगे। गॉट इट? सो जी। हियर यू कैन सी कि प्योर वाटर में जो हमने डाला तो क्या वो उनका मास इंक्रीज हो गया, क्योंकि बाहर ज्यादा पानी था, पानी अंदर गया। और जब हमने उसको रिच शुगर सोल्यूशन में डाला, पानी बाहर कम था, मतलब पोटैटोज ने उसको पानी दिया, पोटैटो से पानी निकल के बाहर आ गया। सो दिस इज हाउ यू डू इट इन अ living system and a non-living system, and that is the end of your chapter number 6, movement in and out of the substances.